टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में पेंशन रिवीजन लेके रहेंगे, पेंशन रिवीजन लेके रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अमर सिटी जिंदाबाद, अमर सिटी जिंदाबाद, अमर सिटी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। आज की सभा के अध्यक्ष RJW के प्रेसिडेंट कॉमरेड M.K. बागची, ऑल इंडिया BSNL पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अनुपम कौल, ऑल इंडिया BSNL रिटायर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कॉमरेड किशन सिंह जी, हमारे यूनाइटेड फोरम दिल्ली के सेक्रेटरी कॉमरेड सुरेश कुमार जी, रिटायर्ड टेलीकॉम ऑफिसर, रिटायर्ड COT ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कॉमरेड जसवंत जी, और साथियों, सभी चीज़ें जो हम लोगों का पेंशन रिवीजन से रिलेटेड मैटर्स हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, आप सब लोगों के सामने पूर्ण रूप से डिटेल्स में आपको बताए। सब हमारे जो साथी हैं, मेरे प्रेडिसेसर स्पीकर्स हैं, सभी ने सब चीज़ हम लोग जानते हैं। जो हम लोगों का पेंशन रिवीजन नहीं हो रहा, कौन कौन उसके अंदर दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जो लगातार बोलता हूँ, मैनेजमेंट से हम लोगों को इतना दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट को हम लोगों का मूवमेंट किसी भी टाइम ट्रैक में लेके अपनी डिमांड्स का दिक्कत आती है उन लोगों से जो हम में से बीच में से निकल के कुछ एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, जिनका जिक्र कॉमरेड सुरेश कुमार जी ने किया, कॉमरेड बागची साहब ने किया, डिमांड्स को डाइल्यूट करने का, डिमांड्स को लेके कंफ्यूजन पैदा करने का। एक चीज मेरी समझ में नहीं आती, ये सब वही लोग हैं जिनको पेंशन मिलनी है, उनको भी पेंशन चाहिए, हमको भी चाहिए। तो हम लोगों के अंदर यूनिटी क्यों नहीं वो लोग आते गए हैं? किस कारण से वो लोग जानते हैं, सब जानते हैं वो लोग कि जिस दिन PRC का इशू आएगा उस दिन फाइनेंशियल वायबिलिटी का इशू साथ में खड़ा करेगा डिपार्टमेंट। पूरी तरह से जानते हैं। डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो ITS हो चाहे IAS हो, हम लोगों का उनसे पिछले पेंशन डिवीजन के अंदर भी काफ़ी कन्फ्रंटेशन हुआ था। मिस्टर बेहुरा जो सेक्रेटरी टेलीकॉम थे उस टाइम, जब हम लोग पेंशन डिवीजन के सरकार से हमको पेंशन मिलनी चाहिए, MTN को भी वैसे ही उनका डिस्बर्सिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए जैसे BSNL है। हमको बोलते हैं आपको तो पेंशन जो है, आपकी तो तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, तो आपकी पेंशन सरकार से कैसे मिलेगी? हमने बोला सर अगर यही क्राइटेरिया है, इस भारत सरकार के अंदर चपरासी के अलावा किसी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, और आपको तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। आपकी तो सैलरी मेरे CMD से भी ज़्यादा है। आज भी वही सवाल है, आज अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, आज भी वही सवाल उठाया जा रहा है कि BSNL MTN में सैलरी ज़्यादा है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को। भाई ये ऑप्शन तो सभी के पास थी। जब हम सवाल उठाते हैं कि MTN BSNL के अंदर ऑप्शन देने के बाद हमारे साथ ये अन्याय हुआ, तो हमको बोला जाता है ये आपकी चॉइस थी, ये चॉइस थी आपकी कि आप MTN में जाएं या BSNL में जाएं। तो भाई ये चॉइस तो आपकी भी थी। आप अगर DOT में रह गए तो आपकी पेंशन कम होगी, ये चॉइस तो उनकी भी थी। तो पेंशन और पे का और पेंशन से क्या लेना चाहिए? पेंशन रिवीजन क्यों नहीं होगा हम लोगों को? इसी चीज का फायदा उठाकर जो है, पहले बोलते थे कि आपका MTN बैठ गया, BSNL बैठ गया, आपको कैसे पेंशन रिवाइज होगी। सब जानते हैं, सेक्रेटरी भी जानता है, मंत्री जी भी जानते हैं कि थर्ड PRC की जो रिकमेंडेशन है
उसके अंदर कहीं पेंशन का क्लॉज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही, सीपीसी के अंदर ही पेंशन डिवीजन का क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया। और हम लोगों का पेंशन वायबिलिटी से कोई लेना देना, कंपनी की वायबिलिटी से कोई लेना देना। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, इवन वर्किंग एम्प्लॉयज का भी कंपनी की वायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी को आप लोग डुबोना शुरू करेंगे सरकार, ये सब इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार के नुमाइंदे जिम्मेदार हैं, जो डीओटी के अंदर बैठे हुए हैं। मंत्री जिम्मेदार है, देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है कि क्यों नहीं उसको जो है एमटीएनएल बीएसएनएल को जो है उन्होंने टाइमली फंड किया। ऐसे मूर्ख इस डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हैं। 37,000 करोड़ रुपया बीआरएस के ऊपर इन्होंने लगा दिया। 37,000 करोड़ रुपया इन्होंने एमटीएनएल बीएसएनएल के रिवाइवल पे नहीं लगाया। ये वो बिजनेसमैन है जो नौकरों को तनख्वाह देने के लिए लोन देते हैं और दुकान के अंदर सामान भरने के लिए लोन नहीं लेते। तो चलेगी कैसे? यही चीज जो है हम लोगों को जो बताई जाती है रेगुलरली, कंपनी घाटे में जा रही है। और ये जो गवर्नमेंट के एजेंट हैं प्रेसिडेंट के अंदर, ये लोग एम्प्लॉय से बात करते हैं, एम्प्लॉय की बात नहीं करेंगे। बोलेंगे बीएसएनएल का क्या होगा, एमटीएनएल का क्या होगा, अगर पेंशन दी गई, सैलरी अगर बढ़ाई गई, कल पीआरसी लागू की गई तो एमटीएनएल बैठ जाएगा, बीएसएनएल बैठ जाएगा। ऐसे ही इस तरह की मूर्खता वाली बात करते हैं जैसे एमटीएनएल बीएसएनएल इनके कहने से ही चल रहा है। इनको कोई नहीं पूछता। आज मैं आपको बता रहा हूँ, 1 लाख एम्प्लॉय को बीआरएस दिया है। 37,000 करोड़ रुपया उनको बीआरएस पैकेज के रूप में, पेंशन के रूप में, ये सब उन लोगों को दिया है। और आज सिचुएशन क्या है, एमटीएनएल बीएसएनएल के अंदर काम करने वाला आदमी है। इनको ये समझ में नहीं आती बीएसएनएल एमटीएनएल कोई साबुन तेल बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पर जिन लोगों ने काम किया है वो जानते हैं। एक लाइनमैन का अगर एक सेक्शन से ट्रांसफर हो जाता था तो हमारे जितने भी वहाँ एसडीओ जेटी आउटडोर थे उनको जो है दिक्कत आ जाती थी, क्योंकि वहाँ का जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है उसको किसी को नहीं पता। ट्रांसमिशन से अगर आदमी जो है उधर जाएगा, दूसरे सेक्शन में जाएगा, मैनेजमेंट खुद उसके रुकवाने का प्रयास करा। जो लोग आउटडोर में हैं या जो लोग इंडोर टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको आप देखिए, उनको नहीं ट्रांसफर किया जाता। उसका रीजन था ये टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग चला रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं चला रहे। और आज आउटसोर्स ये लोग कर रहे हैं। कोई आदमी भारत सरकार का जो संचार मंत्री है उसने आज कभी पूछा, जिन लोगों ने कॉरिडोर डीओटी के कॉरिडोर में जाके चिल्लाते थे कि अगर एम्प्लॉयज को बीआरएस नहीं दी गई तो एमटीएनएल बीएसएनएल बैठ जाएगा। 37,000 करोड़ रुपया बीआरएस में इन्वेस्ट करने के बाद भी आज की डेट में जो जनवरी 2020 का रेवेन्यू था बीएसएनएल एमटीएनएल का, वो आज नहीं है। वो रेवेन्यू आज भी घट के काफी कम हो गया। किसी ने कोई सवाल पूछा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी हम लोगों की पूछते हैं। ये जो डिवाइड जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इस दिमागी इससे है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो इल्यूजन है, इससे आप लोग बाहर आइए। ये डीओटी बीएसएनएल का जो बेड़ा गर्क हुआ है, बीएसएनएल एमटीएनएल का जो बेड़ा गर्क हुआ है, उसमें ना एम्प्लॉय जिम्मेदार है, ना जो है आपका रिटायरी जिम्मेदार है। इसके लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है, जो इस कंट्री का सीईओ है, जो इसका मंत्री है, जो सेक्रेटरी टेलीकॉम है, जो सीएमडी है। ये 4 आदमी जिम्मेदार है बीएसएनएल एमटीएनएल का सत्यानाश करने के लिए। कोई आदमी जिम्मेदार नहीं। हम लोगों को एम्प्लॉय को गाली देते, अरे एम्प्लॉय तो बेचारे कमजोर आदमी है, नौकरी करने आए हैं। एम्प्लॉय को डराने में कोई बहादुरी नहीं है। कान पकड़ो सीएमडी के, कान पकड़ो सेक्रेटरी टेलीकॉम के, कान पकड़ो मंत्री के, जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को, और अगर कान पकड़ने की किसी में हिम्मत है, इनका जो सरदार है उसके कान पकड़ो। जो दूसरी कंपनियों को प्रमोट करता है, मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए पेंशन इज अवर राइट, और इसमें कोई सौदेबाजी हम लोग नहीं लेंगे। कोई सौदेबाजी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो लोग कह रहे हैं 15 ले लो, 5 ले लो, कोई भीख नहीं दे रहे हम लोगों को।
मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही डिसीजन अपना रखिए कि या तो 7 CPC का जो फिटमेंट फार्मूला है उससे पेंशन लेंगे, नहीं तो जो मिल रही है उसी को गुजर करेंगे। इससे हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जितना भी जो फार्मूला है 2.575 का वो हम लोगों को मिलना चाहिए फिटमेंट जो है, और ये बीमारी वंस फॉर ऑल सॉल्व होनी चाहिए। हम लोग दोबारा 2027 के अंदर जाकर पेंशन रिवीजन के लिए लड़ाई नहीं करेंगे। इसका फैसला अभी होगा। 2027 के लिए भी फार्मूला इसी बारी तय होगा, कोई सेपरेट फार्मूला नहीं बनेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फार्मूला है कि जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पे रिवाइज करती है वही फार्मूला हम पे भी लागू होगा, वही फार्मूला हम पर भी लागू होगा। और ये पूरी जिम्मेवारी भारत सरकार ने ले रखी है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग इस तरह की र्यूमर फैला रहे हैं कि अगर 10-15% दिया कंपनी डूब जाएगी, भारत सरकार डूब जाएगी, इसमें कुछ नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के एजेंट है। आज दिक्कत सबसे ज्यादा क्यों आ रही है? मैनेजमेंट तो एम्प्लॉय के खिलाफ होता था, आज हम लोगों को मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं, अकेला नहीं लड़ना है। हम लोगों को उन एलिमेंट्स के साथ भी लड़ना है जो हमारे बीच में हैं और जाके मैनेजमेंट के बराबर में खड़े हैं और पेंशन रिवीजन इशू को डैमेज कर रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं जब हम लोगों का 30% पे रिवीजन आया, पेंशन पे रिवीजन आया था सेकंड PRC में, दे हैव स्टैंड बाय मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को जाके 5, 7, 5, 15 इस तरह का प्रपोजल देंगे। ये वही लोग हैं जो पेंशन रिवीजन के टाइम पर, जब हम लोग पेंशन रिवीजन की बात कर रहे थे तभी भी वही बात हुई। ये वही लोग हैं जब हम सरकार से पेंशन रिवाइज सरकार से हमने बोला ये पेंशन पेमेंट की जिम्मेदारी ये सरकार की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट जो है इस पेंशन की पेमेंट की जिम्मेवारी को पूरा नहीं करता। तब इन लोगों ने जाके राइटिंग के अंदर दिया। कॉमरेड सुरेश कुमार जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। 3 आदमियों ने, जो चार उस टाइम रिप्रेजेंटेटिव थे, 3 टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन MTNL, MEA, और एक जो है BMS की यूनियन ग्रुप C की, और एक ग्रुप C की यूनियन जो है आपका बॉम्बे में अरविंद साहब। 3 आदमियों ने जाके ब्रजेश उपाध्याय, VK तोमर और अरविंद सावंत, तीनों ने जाके CMD गर्ग साहब के सामने साइन करके दिया। और ये चीज जो है एडमिट करी जब भी जो लोग मिले। दूसरा, मुंबई में जाके गर्ग साहब ने बोला, मुंबई में जाके सब यूनियंस को बुला के बोला एक टीम ही है जो इसमें अड़चन लगा रही है, बाकी सब लोग जो है उन्होंने साइन कर दिए। आज भी सिचुएशन वही है, आज सिचुएशन डिफरेंट नहीं है। आज भी ये लोग जाके मैनेजमेंट के साथ हाथ मिला के सिवाय चंदा इकट्ठा करने के एम्प्लॉय के फेवर में, रिटायरीज के फेवर में काम नहीं करते। आज भी यही लोग जाके SNPW का आदमी वहाँ खड़ा है, MREW का आदमी वहाँ खड़ा है, उनके साथ खड़ा होके मेंबर सर्विस और सेक्रेटरी को बोलता है कि आप सब 5% दे दीजिए। और नीचे आके मैं खुद विटनेस हूँ, SNPW के जनरल सेक्रेटरी ने ये बोला कि अगर इस सरकार में 5 ही मिल जाए तो वही बहुत। दिस स्टेटमेंट ही हैज गिवन बिफोर मी, आई वाज इन संचार भवन। और ये उसी दिन की बात है जो हम जिस दिन मेंबर सर्विस ने हमको बुलाया। कितना दोगलापन है, वहाँ साइन करते हैं कि हमारी पेंशन जो है 7 CPC के हिसाब में होनी चाहिए, और पीछे जाके मैनेजमेंट को लिखते हैं कि हमारा जो PRC पे आप नोइंग फुल्ली वेल कि PRC का इम्प्लीमेंटेशन BSN और MTNL में पॉसिबल नहीं। और इस बीमारी में अगर हम लोग एक बार फंस गए PRC की, मैं आपको बता रहा हूँ, आज MTNL में आप देख रहे हैं, MTNL में इन्होंने 78.2 का ऐसा सत्यानाश मारा है कि उसको ब्रेक करके 5% दिलाया। रिटायरीज को तो आज तक नहीं मिला, 18 में इन लोगों ने ले लिया, और वो 5% आज तक रिटायरीज को भी नहीं मिला है। और जो 78.2 हम लोग आपको बोल रहे हैं MTNL के लिए, आज भी मुझे डेट याद है, 24 सितंबर 2008
डीओटी का ऑर्डर है, जिसमें डीओटी ने बोला है 50% डीए मर्ज किया जाए। और जिस एमटीएनएल का फाइनेंशियल वायबिलिटी ये लोग बोलते हैं, एमटीएनएल दिल्ली मुंबई ने मिला के कॉर्पोरेट ऑफिस ने ऑर्डर एंडोर्स किया है। आप लोग बीएसएल में भी उस टाइम एंडोर्स हुआ था कि 50% डीए, बीएसएल में भी हुआ था और हम लोगों के यहाँ भी हुआ था। तो आज डीओटी कैसे कह सकती है कि मैंने ऑर्डर नहीं निकाले? और जो बोल रही है 78.2 के ऑर्डर, वो डीओटी के ऑर्डर हैं कहाँ? एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है। और अगर फाइनेंशियल वायबिलिटी का आज बताए, उस दिन भी जिस दिन हम लोगों के यहाँ पे रिवीजन हुआ 30%, 120 करोड़ का प्रॉफिट था एमटीएल को। ये सब झूठ है, आपको मैं बता रहा हूँ। फाइनेंशियल बैलेंस शीट पीरियड एंडिंग 2013-14, एमटीएनएल को जब पेंशन की जिम्मेवारी भारत सरकार ने ली, एमटीएनएल की बैलेंस शीट के अंदर है 8,355 करोड़ का प्रॉफिट। तो कैसे कह सकते हैं? सब झूठ बोल रहे हैं। एक जो भी आपने, सब झूठ इंफॉर्मेशन है। और इस झूठ इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं ये जो एमटीएनएल बीएसएल के अंदर एजेंट हैं गवर्नमेंट। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इनके प्रोपेगेंडा से आप लोग सावधान रहिए। ये हम लोगों को डिमोरलाइज करेंगे। मैं क्यों बोलता हूँ? हम लोगों को विद्रोह करना है सबसे पहले इन एलिमेंट के खिलाफ, और अपने घर भी करना है। क्योंकि घर से जब आप निकलोगे तो आपको बोला जाएगा आप क्या कहाँ जा रहे हैं। और अगर ऐसे घूमने के लिए बोल दिया तो बात दूसरी है। अगर बोला एजुकेशन करने जा रहे हैं, घर वाले पहले ही पकड़ लेंगे। इतनी ठंड हो रही है, क्या करना है? नहीं, हमारी पेंशन भी बोला कितनी होगी? बोला 5,000। बोला मेरे से ले 5,000, घर में बैठवा रहा हूँ। पहला विद्रोह जो है घर में करना है हम लोगों को। कोई भी आदमी कुछ भी बोले, हम लोगों को बाहर निकलना है। और ये ठंड और गर्मी का मैंने देखा है, हर ठंड के अंदर हम लोग बोलते हैं इस बारी बड़ी ठंड पड़ी। गर्मी में भी यही बोलते हैं इस बारी मर गए गर्मी से। देखो भैया, ये तो मौसम जो है, कोई एक साल ऐसा नहीं आएगा जिसमें मौसम ठंड में गर्मी हो जाएगी, गर्मी में ठंड हो जाएगी। जो मौसम चेंज होना वो वही होना है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक चीज तो मैंने कल भी आपको बोला था, ये एजुकेशन बंद नहीं होगा जब तक पेंशन रिवीजन नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद घर में शांति से बच्चों के साथ रहें, तो जो प्रोग्राम हम लोग दे रहे हैं उसमें 101% पार्टिसिपेट। जितनी जल्दी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हमारी डिमांड उतना ही जल्दी सॉल्व होगी। और आज तक का इतिहास है, हम लोगों ने जब भी कोई एजुकेशन स्टार्ट किया है, हर एजुकेशन में हम सब लोग सक्सेसफुल हुए हैं। सक्सेस इज वेटिंग फॉर अस। हम लोगों को ही ठंड और गर्मी को छोड़ के सड़क पे आना पड़ेगा। और जो सड़क पे आता है उसका जब आदमी संघर्ष करेगा, हर आदमी ने संघर्ष किया है। आप कोर्स भी उठा के देख लीजिए। एमटीएनएल बीएसएल में आने के बाद हमने हर चीज के लिए संघर्ष किया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 8 फरवरी का जो हमारा प्रोग्राम है, यही ईस्टर्न कोर्ट से हम लोग शुरू होंगे। रैली जो है, आप सब लोग 12 बजे तक यहाँ पहुँच जाएं। रैली स्टार्ट होगी और यहाँ से संचार पहुँच जाएगी। उस दिन आप लोग जितने भी आपके साथी हैं, जो भी हमारे नियर बाई स्टेशन हैं, गाजियाबाद है, गुड़गावा है, सोनीपत है, जहाँ जहाँ से भी हम लोग आ सकते हैं। और एमटीएनएल के अंदर वर्किंग एम्प्लॉइज से मेरी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है, आज के दिन में जो आपकी कमांड और जिन आदमियों के हाथ में आपने दे रखी है, सो कॉल्ड मेजोरिटी यूनियन, 2012 के बाद चुनाव ही नहीं हुआ, पता नहीं किसकी मेजोरिटी, 10 साल हो गया। मुंबई में 2009 के बाद चुनाव नहीं हुआ। वो एमपी है, इसलिए उसे मेजोरिटी का तगमा मिला हुआ है। इनको शायद सरकार के नुमाइंदे हैं ये लोग, इनको इस वजह से मिला।
अदरवाइज 2012 के बाद एम टेलर के अंदर किसी नॉन एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन यूनियन के चुनाव नहीं हुए और 2009 के बाद मुंबई के अंदर चुनाव नहीं हुए। लेबर मिनिस्ट्री का स्टैंडिंग ऑर्डर है, अगर 3 साल तक चुनाव नहीं हो तो जितने भी रजिस्टर्ड यूनियन है सब मेजोरिटी यूनियन है। एवरी इशू हैज टू बी रिजॉल्व, पर सब एक दूसरे से मिले हुए। यूनियन की पीठ जो है मैनेजमेंट थपथपाती है और मैनेजमेंट जो है यूनियन मैनेजमेंट की पीठ थपथपाती है। वो भी वही गाना गाते हैं जो मैनेजमेंट बोलती है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा प्रिय है। हम लोग कभी भी मैनेजमेंट के साथ नहीं जाएंगे। हम लोग जो है जो हमारे रिटायरीज हैं, वर्किंग यूनियंस हैं, सबको, इसीलिए मैं वर्किंग यूनियन को बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हैं चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं। देखो भैया, इस बारी पे आपकी रिवाइज होगी पेंशन रिवीजन के साथ। पहले पेंशन रिवीजन होगी और उसके बाद आपका पे रिवीजन होगा, वहीं से दबाव बढ़ेगा। इसलिए आप सब लोगों की जिम्मेवारी है कि सड़क पर आकर जितने भी रिटायरीज हैं उनकी आप लोग मदद करें, उनके कंधे से कंधे मिला के चलें और ये पेंशन रिवीजन जितनी जल्दी होगा उतना ही बेनिफिट होगा। उसी दिन एनॉमली खड़ी होगी। जो मैनेजमेंट बोल रहा है, ये चीज मैनेजमेंट भी बोल रही है कि अगर आपको हमने दे दिया तो वर्किंग एम्प्लॉय क्या करेंगे। तो इससे आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि आप लोगों का पूरा जोर लगना चाहिए कि जितने भी रिटायरीज हैं उनके कंधे से कंधा मिला के आप लोग लड़ें। यही मेरी आपसे अपील है। अगर आप और इनके साथ रख के पेंशन रिवाइज पहले कराएं, पे रिवीजन और ऑटो प्रोग्राम। मेरी आप लोगों से एक और अपील है, यहाँ से जाने के बाद घर पर आपको 8 फरवरी तक हमारे पास टाइम है 15-20 दिन का। इसमें आप एक एक आदमी को रिंग करिए और कोशिश करिए कि जो आपके नियर बाई कहीं रहते हैं उनको भी अपने साथ लेके आइए। आज तो मेट्रो है और मेरे ख्याल से 8 फरवरी को ठंड भी नहीं होगी। अखबारों ने भी कहना बंद कर दिया कि कल से नहीं है। तो यही इस चीज को आप मोबिलाइज करिए। हम लोग एक ही आश्वासन आपको दे सकते हैं, आप लोगों के सहयोग से पेंशन तो सीपीसी की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही भारत सरकार को रिवाइज करनी पड़ेगी। ये डिमांड हम लोग 101% अचीव करेंगे। सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ निकल सकता है, ये डिमांड चेंज नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वस्त दूंगा। तो आप लोग सब एकजुट होकर आप जो यहाँ इकट्ठे हुए उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस प्रोग्राम को आप लोगों ने सक्सेसफुल बनाया। अभी हम लोग हैं यहाँ पर 3:30-4 बजे तक और चाय और पकौड़ा आपको मिलेगा, चिंता नहीं करिए, सब लोगों को मिलेगा। आप लोग वेट करें थोड़ा सा और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें। जब चाय पकौड़ा खाना तो टाइम क्या बताना। तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।